Namaste, hello, Jai Johar aspirants. वेलकम यू ऑल इन आवर दिल्ली एस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है निशा शर्मा और मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें हम अपकमिंग वीडियोस में हम मेन इंटरनेशनल, नेशनल और छत्तीसगढ़, ये 3 सेगमेंट के हम करंट अफेयर कवर करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली आपके CGPSC प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एज यू ऑल नो कि ऑलरेडी हमारा एक सीरीज़ चल रहा है 30 कदम, आप सभी देख रहे होंगे होप, और उससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप उससे क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपका एक रिवीजन हो जाता है, क्विक रिवीजन टाइप सा। करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड नहीं था, तो करंट अफेयर्स के लिए भी हमने एक नया सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया है। तो इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़, ये 3 सेगमेंट के करंट के टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो बस उस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर, और अपकमिंग वीडियोस में हम इसको एक साथ मिलकर क्रैक करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज अपॉइंटमेंट्स। ये अपॉइंटमेंट्स हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देखेंगे। छत्तीसगढ़ के अपॉइंटमेंट्स की वीडियो जो है वो अब अपकमिंग वीडियोस में रहेंगी। नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। हिंदी में देख लेते हैं, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो सबसे पहले तो यूनेस्को क्या है, इसका फुल फॉर्म आप में से बहुतों को पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो ये कौन अभी अपॉइंट हुए हैं या कौन बने हैं। तो इसका आंसर है विशाल शर्मा। विशाल शर्मा, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यूनेस्को अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उस नाम में भी क्या है, विशाल है, तो विशाल शर्मा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके एक्सप्लेनेशन में हम कुछ देख सकते हैं कि ये जो है वो चेयरमैन है, किसके चेयरमैन बने, वो 20th कल्चरल हेरिटेज सेशन का। और ये जो सेशन है वो हमारे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज होना है, जो हो चुका है अभी दिसंबर में न्यू दिल्ली रेड फोर्ट में ये ऑर्गेनाइज हुआ। इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, या फिर उसका जो चेयरमैन है वो ये बने हैं। और हमारा क्वेश्चन ये था यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो इसका आंसर है विशाल वी शर्मा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ BCCI। तो BCCI आपको पता है, क्रिकेट से जुड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन आप उसको बोल सकते हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो BCCI इसके वर्तमान सचिव बोले हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि जय शाह जो है वो इसके पूर्व सचिव रह चुके हैं, वो अभी वर्तमान सचिव नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जय शाह, देवजीत साकिया, राजसी, हरमनप्रीत कौर, ये चारों जो है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने इनका सबका नाम सुना भी है स्पोर्ट्स से लिंक्ड तरीके से ही। तो जो जय शाह है वो हमारे पूर्व सचिव रह चुके हैं, जो जय शाह है वो हमारे पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव है हमारे देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम और जानते हैं। जय शाह हमारे पूर्व सचिव रहे थे। ये जो जय शाह है
ये अभी वर्तमान में आईसीसी आईसीसी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन है ये। आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्योंकि जय शाह अब आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसलिए इन्होंने ये वाला पद छोड़ दिया है। और बीसीसीआई के अब वर्तमान सचिव जो हैं वो है देवजीत सेकिया। आगे बढ़ते हैं। इस बारे में इनके बारे में लिखा है फॉर्मर असम क्रिकेटर है, जो आपको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में वही, जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये वाला अपना पद छोड़ दिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है? तो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, दैट इज पहला ऑप्शन है एस सोमनाथ, दूसरा है वी नारायण, तीसरा है के सिवन और लास्ट है जी माधवन नायर। तो ये 4 ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है वी नारायणम। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एस सोमनाथ इसके पहले वाले थे, मतलब प्रीवियस अगर हमको पूछा जाए प्रीवियस अध्यक्ष कौन है तो वो सोमनाथ थे। अभी प्रेजेंट जो है वो कौन है? वी नारायण। इसरो के बारे में तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 ये है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या है? 15 अगस्त 1969। इसके फर्स्ट चेयरमैन, आपको सभी के फर्स्ट चेयरमैन याद रखने होंगे। फर्स्ट चेयरमैन है इसके विक्रम अंबाला साराभाई। विक्रम अंबाला साराभाई ये जो है फर्स्ट चेयरमैन है किसके? इसरो के। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें जानने की रहेगा। वो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो कि है 15 अगस्त 1969। वर्तमान के इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वी नारायणन। उसके बाद इसके फर्स्ट जो चेयरमैन रहे हैं वो कौन रहे हैं? विक्रम अंबाला साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो वो है बेंगलुरु में। अपकमिंग जो हमारे साइंस एंड टेक की वीडियोस रहेंगे, मतलब साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में हम इनके बारे में और भी हम डीप में जाकर पढ़ेंगे कि कोई सा भी अगर हमारे यहाँ अभी मिशन लॉन्च हुआ है वगैरह वगैरह, वो सब हम वहाँ कवर करेंगे। इनके अपॉइंटमेंट का डेट लिखा है ये, जो आपको याद नहीं रखना है। हु इज करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष को पूछा है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष को पूछा है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष में ऑप्शन है आपके माधवी पुरी बुच, तुहिन कांता पांडे, अजय त्यागी, राजीव कुमार। तो 4 ऑप्शंस में से आपका ये करेक्ट आंसर होगा इसका तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो तुहिन कांता पांडे ये जो है वो 11th सेबी चेयरमैन है। 11th सेबी चेयरमैन है, 11वें क्रम के जो है ये चेयरमैन बने हैं। इसका क्रम आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान में इसके सचिव कौन है। तो वर्तमान इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तुहिन कांता पांडे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? भारत के यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो द ऑप्शंस आर प्रीति सुदन, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मनोज सोनी और राजीव कुमार। तो यूपीएससी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके जो करंट या वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी के बारे में कुछ और चीजें अगर हमको जाननी है तो वो हम देख लेते हैं। यूपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ये एक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज संवैधानिक निकाय। तो होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी चीजों के बारे में आपका उल्लेख कहाँ मिले आपको,
आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मिले तो वो आपका कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लाइक अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जो होगा उसके बारे में हमको पता चलेगा कहाँ से, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से। ठीक है, ये आर्टिकल 315 से 323, इसके बीच में 315 से आर्टिकल 323, इसके बीच में यूपीएससी के बारे में बात कही गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसका फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें और क्या देख सकते हैं? तो चेयरमैन का हम टेन्योर देख सकते हैं। तो चेयरमैन के टेन्योर जो होता है वो होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 ईयर जनरली एक रिटायरमेंट का एज होता है। तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आए वो इसमें कवर होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो, तो हम इसको समझ सकते हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई एक चेयरमैन अपॉइंट हुआ है अपने 60 ईयर की एज में, तो 60 ईयर की एज में अगर ये अपॉइंट हुआ है तो इसको कितना सर्व करना होगा? 6 साल। तो इसको अगर मैं 6 साल सर्व करा दूं तो ये कितने एज में पहुंच जाएंगे? 66 ईयर, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होगा? मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स। तो फिर ये सर्व करेंगे 6 साल के लिए क्या? नहीं। तो फिर उस केस में ये सर्व करेंगे सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये होता है अगर कोई 50 की एज में, सपोज कोई अगर 50 ईयर की एज में अपॉइंट होता है एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या अध्यक्ष यूपीएससी का, तो फिर वो अपना 6 साल सर्व करेगा और 56 के एज में उसको छोड़ना पड़ेगा अपना क्या? चेयरमैन का पोजीशन। होप ये आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार को 14 मई 2025 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपके काम का नहीं है कब अपॉइंट किया गया है, डेट आपको कभी भी किसी का नहीं पढ़ना है। वे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केरल कैडर से संबंधित है। अगर आपको ये ध्यान रखना है तो आप ये रख सकते हैं केरल कैडर, अदरवाइज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी शैक्षणिक योग्यता में आईआईटी कानपुर से स्नातक और कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से पीएचडी शामिल है। पूर्व में वह अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक है। तो अक्टूबर 2027 और इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 2025। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने सिर्फ 2 साल अपना 2 साल बस ये सर्व करेंगे। 2 साल करने का रीजन यही होगा कि इनका जो 65 ईयर एज है वो पहले आ जा रहा होगा। अदरवाइज इस पूरे पैरा में आपको ऐसा कुछ याद करने या समझने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये मैंने आपको बता चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये मैंने आपको बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? यूपीएससी का। यूपीएससी के बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। यूपीएससी भारत के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं यूपीएससी सिविल सर्विस का संचालन करता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं की भर्ती कराता है। ठीक है, आर्टिकल्स यहाँ नीचे मेंशन है जो मैंने आपको बताए हैं आर्टिकल्स। इसके आर्टिकल्स कितने हैं? 315 से लेके 323 जो है वो इसका आर्टिकल है। इस आर्टिकल्स में डिस्कस हुआ है। ये आपके जो ये फर्दर इंफॉर्मेशन या जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके काम आना है, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट आप पढ़ रहे हो और इससे लिंक्ड होता हुआ कुछ भी ऐसा चीज है जो मैं आपको बता पाऊँ, मैं वो आपको यहाँ साथ साथ बताते हुए चलूंगी ताकि आपका एक बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिविजन या लिंक जो है वो यहाँ से आपका होता चले। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इंडिया 8th पे कमीशन? चेयरपर्सन की बात किया है किसके? इंडिया 8th पे कमीशन। भारत के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अब यहां से देख लेते हैं। इसको थोड़ा हम कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश याद करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में बहुत बल्कि है, तो आप बहुत सारे करंट अफेयर्स को बिल्कुल याद कर ले ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ट्रिक्स मैं अपनी तरफ से आपको दे सकती हूँ मैं वो दूंगी। तो इसको हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो किसके बारे में बात किया है? पे कमीशन के बारे में, ठीक है। पे कमीशन, पे पेमेंट जब आपको मिलेगी, आप में से बहुत लोग अभी जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के लिए ही आप तो ये कर रहे हैं। तो जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो आपका जो पेमेंट रहेगा, जब आपको पेमेंट मिलेगा तो आप क्या होंगे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इफ आपको हल्का भी आइडिया हो तो रंजना, रंजना ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रसन्न करने वाली, प्रसन्न करने वाली। तो पेमेंट आएगा तो आप तो खुश होंगे ही, तो प्रसन्नता तो आपको मिलेगी। तो इससे हम यहाँ पहुंच सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। फिर से एक बार मैं ये कहती हूँ, ये जो रंजना है उसका अर्थ होता है प्रसन्न प्रसन्न कराने वाली, या प्रसन्नता का स्रोत, ये आप लिख सकते हैं, या फिर प्रसन्नता का स्रोत। यहाँ से आपकी हिंदी भी कवर होती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ लिंक करता हुआ हमारे करंट अफेयर का सीरीज को रेडी करेंगे। तो पेमेंट पेमेंट आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। रंजना का अर्थ होता है प्रसन्नता का स्रोत, तो यहाँ से आप किस में चले जाएंगे? रंजना प्रकाश देसाई। तो ये याद करने का तरीका था। पढ़ते हैं आगे। ओके, तो अबाउट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई या फिर 8th पे कमीशन, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मतलब होता है यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया है? 2025 को। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद रखना। जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वे 76 वर्षीय है और पहले डिलिमिटेशन कमीशन और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की अध्यक्षता कर चुकी हैं। तो इसमें से कुछ याद करने का आपका है तो नहीं ऐसा, बट आप ये जनरल सा याद कर सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन पर भी उन्होंने काम किया है, अध्यक्षता कर चुकी है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहाँ का? उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी अध्यक्षता वो कर चुकी है। ये जो आयोग है आपका, जो 8th पे कमीशन आयोग है, उस आयोग के बारे में देखते हैं। तो इस आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य है 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 69 या 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करना। ठीक है। आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। बना कब था? 28 अक्टूबर 2025 में। इनको अपनी रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2027 तक के कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें लिखा गया है, जो आपको इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष कौन है? तो रंजना देसाई जी है। सदस्य इसमें जो है वो पुलक घोष है। आप बिल्कुल एक बार नाम देख लीजिएगा, पुलक घोष। इसमें आपके सदस्य को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोफेसर पुलक घोष जो IIM बेंगलोर में एज अ प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं। सदस्य और कौन है? तो सदस्य सचिव जो है वो आपके हैं पंकज जैन, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, सेक्रेटरी हैं किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये दो जो है वो इनके सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो है वो आपका 8वां है, 8th पे कमीशन है। 7वां जो पे कमीशन है, 7वां जो वेतन आयोग है, वो 2016 में लागू हुआ। ये आपको जानने की आवश्यकता है। और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 7वें वाले की, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है
23वें विधि आयोग 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? ठीक है, तो लॉ कमीशन के जो चेयरमैन पूछ रहा है वो कौन है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं दो क्वेश्चंस इस एक क्वेश्चन से बनने के चांसेस हैं। एक तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है वही है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस ऋषि पाल। तो न्यायमूर्ति ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, दिनेश महेश्वरी, अरुण कुमार मिश्रा, ऋतुराज अवस्थी और ऋषि पाल। तो अब इसको भी हम याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि होगा आपका लॉ लिंक करते चलना है, बहुत ज्यादा एकदम आपको क्लिक करने मिल जाए ये बहुत रहेगा आपके लिए। तो लॉ मतलब क्या, आप इसको लिंक कर सकते हैं कोर्ट से। तो कोर्ट जब आप जाते हैं तो आपका दिन रात वहाँ वेस्ट हो जाता है। होप ऐसा किसी को नौबत ना पड़े कि वो कोई कोर्ट जाए, बट इफ अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमारा जो दिन रात है वो वहाँ वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं दिनेश। दिन रात आपका क्या होता है? लॉ से आपने लिंक किया कोर्ट, तो कोर्ट जाने से आपका जो दिन रात है वो वेस्ट होता है। तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ये दो क्वेश्चन जो मैंने बोला था, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दिनेश महेश्वरी जो कि लॉ कमीशन के चेयरमैन है वो किस क्रम के हैं? तो आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 23वें क्रम के हैं, 23rd लॉ कमीशन के वो क्या है? चेयरमैन है। हो आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। लॉ से आपको लिंक करना है कोर्ट, ठीक है, लॉ से आप लिंक करेंगे कोर्ट को और फिर कोर्ट से आप पहुंचेंगे दिन रात और फिर यहाँ से आपको पहुंचना है दिनेश पर। ठीक है, होप क्लियर होगा ये। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को 14 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग मतलब क्या? लॉ कमीशन 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। मैं बाइलिंगुअल लेते चल रही हूँ तो मीडियम का मे भी इशू यहाँ आपको नहीं होगा, फिर भी अगर कुछ समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। तो ही इज रिटायर्ड सुप्रीम चीफ जस्टिस, वो क्या है? वे सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं और 25 से अधिक वर्षों का न्यायिक अनुभव रखते हैं। विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 है। अब आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, विधि आयोग का कार्यकाल बोला है, टेन्योर, तो ये आपका 2024 से 2027 जा रहा है। मतलब आप देखेंगे तो कितने साल? 3 साल। तो इसमें 3 साल का टेन्योर इनका है। तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि ये जो लॉ कमीशन होता है वो 3 साल के लिए गठित होता है, मतलब इसका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है। आयोग की संरचना हम देख लेते हैं। आयोग की संरचना मतलब कि कंपोजिशन कैसा होगा? तो एक चेयरमैन होंगे जो कि आपको पता है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी है। सदस्य इसके होंगे हितेश जैन जो कि प्रसिद्ध वकील है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और जो अन्य जो इसके सदस्य हैं वो है डीपी वर्मा। ठीक है, तो हितेश जैन, डीपी वर्मा। आपको एक क्वेश्चन इसके पहले भी हमने जो पढ़ा है, इसके पहले हमने क्या देखा था, ये अभी हम लॉ कमीशन के बारे में देख रहे हैं। इसमें भी हमने क्या देखा है? सदस्यों को देखा है। तो सदस्य कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते चलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सदस्य जो है। इसके पहले हमने जो पे कमीशन देखा था उसमें भी हमने 2 सदस्यों के बारे में बात की है। तो ऑप्शंस आपको पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में अगर उसको पूछना हो तो वो बिल्कुल बोल सकता है, चेयरपर्सन का नाम दे सकता है और उसके साथ में जो भी मेंबर्स है उसके नाम दे सकता है। तो आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बहुत आराम से मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके जो सदस्य हैं वो है हमारे हितेश जैन और डीपी वर्मा। अब यहाँ बस एक नई चीज आपको जो सीखने मिलेगी वो है कि विधि आयोग जो है वो है गैर संवैधानिक निकाय, या इसी को हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी।
लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय पढ़ा हुआ है या समझे हैं अभी क्या होता है। अब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आ रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो अभी हम क्लियर करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं और आगे के स्टेटमेंट्स को। तो पहला लॉ कमीशन जो है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला लॉ कमीशन जो है वो कब बना था? 1955 में। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आज़ादी के बाद हमारे भारत का जो पहला विधि आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1955 में, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है ब्रिटिश काल का पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में गठित हुआ है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हैं। ये आप पढ़ते भी हैं, आप इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में भी पढ़ते हैं कि जो लॉ कमीशन था जो ब्रिटिश काल में लाया गया था, ब्रिटिश एरा में लाया गया था, वो 1834 में लाया गया था। और आपको ये पता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये लाया गया था। इसको कब लाया गया है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसको लाया गया है, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में गठित होता है हमारा ब्रिटिश काल का पहला विधि आयोग, जिसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद, किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद में उस बारे में बात की गई होगी तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा है यूपीएससी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि यूपीएससी के बारे में जिक्र हमको कहाँ मिलता है? हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से अनुच्छेद में हमको मिलता है। अब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में ये लिखित रूप में हो, तो ये क्या होगा? क्या नहीं, तो इसका जो उल्लेख है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में या आर्टिकल में नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये कैसे होगा? इसको भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरा होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के तहत तो जिसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी लॉ के तहत उसका फॉर्मेशन या एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। उदाहरण के तौर पर आरबीआई एक्ट। तो जो आरबीआई है, आरबीआई हमारा इंस्टीट्यूशन है जो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में आरबीआई के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में किस टाइप का है वो? तो वो है स्टैट्यूटरी टाइप का। स्टैट्यूटरी टाइप का होने का मतलब होता है कि किसी भी लॉ के तहत हम उस बॉडी को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आरबीआई एक्ट के तहत हमने आरबीआई इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया है। तो अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होगा? तो ये एग्जीक्यूटिव के परमिशन पर जो बनता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हो गए या फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो अगर कोई रेजोल्यूशन लाते हैं या कुछ ऐसा बनाने की चाहत रखते हैं तो वो उससे हम बनाते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं लॉ कमीशन, वो इसका एक एग्जाम्पल है। होप ये क्लियर होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो सारे बॉडीज को हम कहेंगे जिसका जो किस में मेंशन हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल्स में मेंशन हो। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होंगे जिसका मेंशनिंग हमारे आर्टिकल्स में ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये कहाँ होंगे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे तो नहीं होंगे, बाकी उसको जहाँ होना है वो होंगे। अब कहाँ होंगे? तो ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो किसी लॉ के तहत बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई एक्ट के तहत बना है आरबीआई इंस्टीट्यूशन हमारा। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है पीएम के साथ, वो अगर कोई रिजोल्यूशन वगैरह पास करते हैं तो वो बना सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो पीएससी है वो स्टेटमेंट्स में या ऐसे मैच द कॉलम में क्वेश्चंस बहुत पूछने लगा है। तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसमें एक साइड में आपके कमीशन दिए गए हैं, आयोग दिया गया है, और दूसरे साइड में चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। तो हमारे पास 4 कमीशन के बारे में यहाँ बात किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब होते हैं अल्पसंख्यक। और चौथा है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन मतलब महिला आयोग। तो चेयरमैन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। हमारे चेयरमैन यहाँ है विजया के राहटकर। पहले हमारी चेयरमैन कौन? विजया के राहटकर। सेकंड ऑप्शन है किशोर मकवाना। थर्ड है अंतर सी आर्या। और चौथा रिक्त, मतलब कि इनमें से कोई एक जो कमीशन है उसके चेयरमैन अभी नहीं है, मतलब उनके चेयरमैन की जो कुर्सी है वो अभी रिक्त है या वैकेंट है वो। तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले हम ये, आपको बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, वुमेन जो है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये विजया के राहटकर है। कैसे याद कर सकते हैं आप? वुमेन तो इनका काम क्या रहता है, इस कमीशन का काम क्या रहता है वो हम आगे देखेंगे, बट वुमेन को राहत मिलेगी, ठीक है, वुमेन को राहत मिलेगी। आप इसको देखेंगे इसका काम क्या है। तो वुमेन को फिलहाल यहाँ क्या मिला रहे हैं, हमने राहत दे रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो इसके हैं किशोर मकवाना, ठीक है, एससी का किशोर, एससी के किशोर, और एसटी के हैं हमारे अंतर सी आर्या, और माइनॉरिटीज हमारा अभी खाली है, तो ये है वैकेंट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड जो है वो एसटी कमीशन के लिए, तो सी है, और माइनॉरिटीज अभी वैकेंट है। और जो वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसके चेयरमैन कौन है? विजया के राहटकर। अब हम इन चारों कमीशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले किशोर मकवाना मतलब कौन से आयोग के हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले देखते हैं। तो संवैधानिक मतलब अगेन ये जो चारों हमने जो कमीशंस देखे हैं, ये चारों कमीशंस हमारे क्या हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ पहला क्या मेंशन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर इनका फॉर्मेशन हुआ है। किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनुच्छेद है 338। ये अनुच्छेद को आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। किशोर मकवाना को 10 मार्च 2024 को एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे डॉक्टर अंबेडकर पर 9 किताब लिख चुके हैं और दलित अधिकारों के रूप में विशेषज्ञ हैं। तो ये आपके काम का नहीं है। एनसीएससी का मुख्य कार्य ये देखेंगे हम। एनसीएससी का मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार की जांच करना है। क्या काम है? तो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जो भी अत्याचार होंगे उसकी जांच कौन करेगा? ये कमीशन करेगा, और उनको न्याय देने का काम भी ये करेगा। तो उनको न्याय मिल रहा है नहीं, ये भी सुनिश्चित करने का कार्य कौन कर रहा है हमारा? तो एनसीएससी। उसके बाद लिखा है इसकी संरचना जो है वो एक अध्यक्ष रहते हैं, इसमें एक उपाध्यक्ष रहते हैं जो वर्तमान में रिक्त हैं, और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल हैं।
इसके फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं इस इंग्लिश में। टू इन्वेस्टिगेट एट्रोसिटी अगेंस्ट एससी शेड्यूल कास्ट, तो इनके अगेंस्ट कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और उनको जस्टिस प्रोवाइड करना या इंश्योर करना। एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 जो है अदर मेंबर्स होंगे। बार बार मेरे रिपीट करने का मोटिव यही है कि आप उसको बार बार सुने, होप स्किप करके वीडियोस ना देखें। जो मैं बोल रही हूँ बार बार आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है कुछ चीजें यहाँ याद हो जानी है। ओके, अगला बढ़ते हैं हम। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो अंतर सिंह आर्या, ये भी एक संवैधानिक आधार पर इसका गठन हुआ है जिसका अनुच्छेद है 338A। आपको पता होगा अगर ये इस तरीके से अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं तो वो किसी अमेंडमेंट के तहत जो है आया हुआ होगा। तो यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है। अब कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुआ है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे अलग संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इस आयोग की विशेष जिम्मेदारी वन अधिकार, भूमि अधिकार और आदिवासी विकास पर ध्यान देना है। तो क्या है इस आयोग की, वैसे ये बहुत ऑब्वियस है जो आप आराम से डिकोड कर सकते हैं कि हाँ ये काम ही होगा इनका। तो वन अधिकार, भूमि अधिकार और आदिवासी विकास पर ध्यान देना। फॉरेस्ट राइट, लैंड राइट्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, तो इस पर ये क्या करेगी, ये जो आयोग है वो कार्य करेगी। अगला है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो ये फिलहाल अभी रिक्त है, लेकिन हम ये देख लेते हैं ये कानूनी आधार पर। कानूनी आधार पर मतलब कि क्या अब ये जो बॉडी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी क्या हमारी? बिल्कुल नहीं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये लीगल बेसिस पर ये इसका फॉर्मेशन हुआ है। लीगल बेसिस कानूनी आधार पर 1992 अधिनियम के तहत। तो 2025 दिसंबर से इनका पद रिक्त है। पूर्व अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो इकबाल सिंह लालपुरा है। ये जो इनके बारे में बात किया गया इकबाल सिंह लालपुरा, यह विलंब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की विवादास्पद स्थिति के कारण हुआ है। भारत में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हमारे भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी में हम किनको किनको काउंट करते हैं, तो कौन कौन से जो रिलीजन के लोग हैं वो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं। तो देखिएगा, पहला है मुस्लिम, दूसरा है क्रिश्चियन, तीसरा है सिख। तो हम 4 धर्म तो ऐसे ही हमको बचपन से याद होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू को हटाकर मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये तीनों धर्म जो है वो यहाँ पर हैं। ठीक है, मुस्लिम, ईसाई और सिख। इसके अलावा अब आपको याद करना है बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन। ठीक है, तो इसके अलावा है बौद्ध, पारसी और जैन। थोड़ा सा याद बिल्कुल रखेंगे आप कि पारसी को 1945 से ऐड किया, मतलब कि ओरिजिनली ये नहीं थे। जैन को 2014 से ऐड किया गया माइनॉरिटी में। तो 6 हमारे पास कौन से हो गए? 3 जो बहुत कॉमन है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। तो ये 3 हमारे ये। उसके अलावा हमारे कौन होंगे? जैन, बौद्ध और एक पारसी। ठीक है, होप ये आपको याद हो गया होगा। अब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, सारे लड़कियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो इसका भी जो बेसिस है वो कानूनी आधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, लीगल बेसिस है। 1990 के एक्ट के तहत इस आयोग का क्या हुआ है? गठन हुआ होगा। तो वर्तमान में विजया के राहतकर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव रही हैं और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है। ये आपके काम का नहीं है कि वो कहाँ क्या सर्व की थी पहले। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो एनसीडब्ल्यू का मुख्य कार्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन उत्पीड़न और सम्मान प्रतिनिधि के मुद्दे पर काम करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम इसका। द मेन फंक्शन ऑफ एनसीडब्ल्यू इंक्लूड्स वर्किंग ऑफ इश्यू ऑफ वायलेंस, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो 3 बेसिस पर ये काम करेंगे, मतलब ये आयोग का जो काम होगा वो इन 3 बेसिस पर वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा, जो कि क्या है? वायलेंस है, ठीक है, हिंसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड
इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो वुमेन को क्या करेंगी, राहत पहुंचाने के लिए इस आयोग का गठन हुआ है, तो राहत कार्ड, तो आप ये याद कर सकते हैं, राहत कर, राहत कर के विजया के राहत कर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, करंट या प्रेजेंट चेयरमैन। तो द ऑप्शंस आर न्यायमूर्ति विजय भारती सयानी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति हल दत्तू। तो इसको याद करने का आपका एक तरीका है, ह्यूमन राइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ह्यूमन राइट, ह्यूमन को राइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो भगवान जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। हालांकि आपको नाम पूरा याद में रखना है, क्योंकि आपको और कोई भगवान के नाम से दे दिया तो आप फिर वहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम। ये थोड़े बहुत ट्रिक्स, ये अगर मैं ये बोल रही हूँ तो भी आपको ये ना पढ़ते हुए भी ध्यान में आ रहा है, तो आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो अबाउट NHRC देखते हैं, NHRC के बारे में। वी सुब्रमण्यम ने 23 दिसंबर 2024 को NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वे 30 जून 1958 को जन्मे तमिलनाडु, ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है, कहाँ उन्होंने जन्म लिया ये सब आपके काम का नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट में सर्व कर चुके हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त हुए। सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने 102 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सिर्फ जानकारी के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा इन्होंने, ठीक है। जिनमें 2016 के विमुद्रीकरण नीति, ठीक है, विमुद्रीकरण नीति आपको पता ही होगा, डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी 2016, नोटबंदी आपको सबको पता होगा, उसमें इन्होंने लैंडमार्क रूलिंग, सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने 102 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें 2016 की विमुद्रीकरण नीति पर लैंडमार्क रूलिंग शामिल है। तो इस पर भी इन्होंने क्या किया है, अपना जजमेंट दिया, मतलब उस समय ये वहां पर प्रेजेंट थे। इसके अलावा इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ये आपके पेपर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ NHRC 12 अक्टूबर 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस 1993 के तहत क्या हुआ है, इसका गठन हुआ है। संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन इसकी। तो एक चेयरपर्सन रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा, जो ऑब्वियसली क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायमूर्ति रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या होगा, वो पूर्व न्यायमूर्ति होगा। 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम मेंबर होंगे, और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होगा। काम देख लेते हैं इसका। तो कार्य क्षेत्र क्या है, पुलिस हिंसा और राज्य अत्याचार की जांच, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस वायलेंस एंड स्टेट एट्रोसिटी। ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। किससे कर रहे हैं बेसिकली, तो वो पुलिस सिस्टम से कर रहा है, पुलिस की हिंसा से कर रहा है, और राज्य स्टेट मतलब हमारे गवर्नमेंट से कर रहा है। नागरिकों की शिकायतों का निवारण, तो रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस, एंड थर्ड इज ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इनका एक और काम क्या होगा, मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता। ये 3 इनके काम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट CAG। CAG के बारे में भी आपको सबको मालूम होगा कि कौन CAG है हमारे। वर्तमान के CAG के रूप में देखते हैं हम अब। CAG भारत के वर्तमान, CAG को हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुना होगा। तो भारत के वर्तमान CAG कौन है, तो ऑप्शन आर गिरीश चंद्र मुर्मू, के संजय मूर्ति, राजीव कुमार और राजीव प्रकाश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है के संजय मूर्ति, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। कब इनको नियुक्त किया गया, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये IAS अधिकारी हैं और आंध्रा और हिमाचल प्रदेश कैडर से संबंधित है। इससे पहले इन्होंने शिक्षा विभाग,
शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव के रूप में कार्य किया है। उनके कार्यकाल में वो भारत सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार और 1500 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की लेखा परीक्षा करेंगे। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, या जब तक वह 65 की आयु पूरी नहीं कर लेते। तो सीएजी का भी टेन्योर बिल्कुल सेम है आपके यूपीएससी के टेन्योर की तरह, मतलब यूपीएससी के चेयरपर्सन या चेयरमैन के टेन्योर की तरह। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उनकी आयु, जो भी पहले आए वो उनका क्या हो जाता है? कार्यकाल या टेन्योर। अब देखते हैं सीएजी की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 148 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 148 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है सीएजी के बारे में। राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष अधीन, राष्ट्रपति के अंदर ये होते हैं, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। मुख्य कार्य इनका है भारतीय रेलवे, रक्षा, डाक आदि की लेखा परीक्षा। ठीक है, ऑडिटिंग मेन काम है इनका। ऑडिटिंग का, किसकी ऑडिटिंग कर रहे हैं? इंडियन रेलवे, डिफेंस, पोस्ट एक्सेट्रा का ऑडिटिंग, मतलब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर का क्या करना? संग्रह की जांच करना इनका काम है। अगला काम के रूप में इनका लिखा है सार्वजनिक धन के व्यय पर निगरानी, तो मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स, सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका कार्य नहीं है, ये अलग है। कार्य इनका ये आखिरी था, सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, सरकार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, अब सबमिट करेंगे, जब इन्होंने इतना वो कर लिया है जांच वगैरह, तो उनको सबमिट करने का काम तो करना ही होगा। पुनर्नियुक्ति, यहाँ लिखा है पुनर्नियुक्ति, तो पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध है। ठीक है, नियुक्ति नहीं, पुनर्नियुक्ति मतलब रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पर प्रतिबंध, मतलब कोई एक बार सीएजी बन जाएगा तो वापस से उसको हम एज अ सीएजी रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, हु इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो पहला ऑप्शन है जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा। तो 53rd की बात किया है, तो 53rd जो है वो आपके हैं सूर्यकांत। ठीक है, इसके पहले 52nd जो है वो ये रह चुके हैं। 52nd भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही साल, मतलब इस साल 2025 में ही इन दोनों ने सर्व कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन 52 पूछा है या 53rd पूछा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनका क्रम तो आपको ध्यान रखना ही है। तो 52nd जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो कौन है? जस्टिस BR गवई, और 53rd कौन रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत। देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं अनदर फैक्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कौन है? तो पहला एक हम देख लेते हैं, फर्स्ट CJI ऑफ SC, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। तो पहला CJI हम देख लेते हैं। उसके अलावा पहला CJI पहले देखते हैं, हरिलाल जैकी सोंडस कानिया। ठीक है, हरिलाल जैकी सोंडस कानिया, ये जो है हमारे पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के। इसके अलावा हम देखते हैं फर्स्ट फीमेल या वुमेन CJI, तो महिला के रूप में जो पहली CJI है वो कौन है? तो अभी तक कोई भी महिला CJI नहीं रही है, मतलब वर्तमान स्थिति में कोई भी महिला जो है वो CJI के रूप में नहीं है। लेकिन हाँ, पहले हम फर्स्ट वुमेन जज देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो पहली जो जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की ये है हमारी फातिमा बीवी। ठीक है, M फातिमा बीवी। फर्दर इंफॉर्मेशन देने का मोटिव ये है, अदरवाइज हम चाहे तो एक लाइनर क्वेश्चन पढ़ के ये आपको बताकर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछता है तो कहीं ना कहीं वो इनमें से कुछ कवर कर सकता है। और क्योंकि अब ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये डील करवा रहे हैं। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले CJI कौन है?
हरीलाल जेकानिया जी हैं। पहली वुमेन सीजीआई तो अभी तक कोई नहीं है। और वुमेन जज की अगर हम बात करें तो एम फातिमा बीवी, ये जो है वो हमारी फर्स्ट क्या है, सीजीआई है, रह चुकी हैं फीमेल। इनके बारे में देखिए तो 24 नवंबर 2025, देखिए मैंने बोला था ना 2025 में दो हमको यहाँ अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं सीजीआई के, तो 53rd नंबर के तो ये है, 53वें नंबर की ये है। 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। 15 साल का कार्यकाल, वही अगेन 27 में वो इनका क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे। कारण वही होगा 6 साल या 65 साल, तो इनकी 65 साल की जो आयु है वो पहले आ रही होगी इनकी। वे 19 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। आर्टिकल 370 के अनुमोदन, आपको पता होगा आर्टिकल 370 के अनुमोदन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठ में भूमिका इन्होंने निभाई है। आपको ये याद नहीं करना है, बस जानकारी के लिए आप इसको देखना चाहें तो देखिए। अब सीजीआई के हम प्रमुख कार्य देख लेते हैं या संवैधानिक कार्य क्या है। तो भारतीय न्याय प्रणाली का शीर्ष न्यायमूर्ति, हमको सबको पता है कि हेड ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सबसे बड़े इनको हम अधिकारी के रूप में देखते हैं किसके, जुडिशियल सिस्टम के या भारतीय न्याय प्रणाली के। विभिन्न पीठों में मामलों का वितरण, एलोकेशन ऑफ केसेस टू वेरियस बेंचेस, तो अलग अलग बेंचेस में इनका काम रहता है कि ये जो केसेस है उनको देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का गठन करते हैं ये। जुडिशियल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल तो विधिक नीति और प्रशासन का कार्य भी इन्होंने देखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑप्शंस देखते हैं। दिनकर गुप्ता, सदानंद वसंत डेट, राजीव कुमार या राजीव सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदानंद वसंत डेट। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG डायरेक्टर जनरल हमारे कौन है, सदानंद वसंत डेट। बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में देख लेते हैं। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इस PDF को रीड कर सकते हैं बाद में। फिलहाल हम इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो NIA 31 दिसंबर 2008 को स्थापित किया गया था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत ये काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय मतलब रीजनल ऑफिसेस हैं इसके 5, जो कि कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। याद करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी इनके 5 रीजनल ऑफिसेस को, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। ये सारे तो आपको बड़े बड़े सिटीज के नाम पता ही होंगे। उसके अलावा एक है चंडीगढ़। 16 से अधिक जोनल कार्यालय विभिन्न शहरों में है, जो आपको 16 कौन कौन से, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। प्रमुख कार्य देख लेते हैं। आतंकवाद से संबंधित कड़े कानूनों का लागू करना, तो ये क्या करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिंजेंट एंटी टेररिज्म लॉ, ठीक है, आतंकवाद से रिलेटेड रहेगा इनका काम। पार्टी सीमा पर आतंकवादी नेटवर्क की जांच, राज्य पुलिस को तकनीकी सहायता देना और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों पर निगरानी। तो अल्टीमेटली ये क्या, टेररिज्म, ये टेररिस्ट पर ये नजर रखते हैं और टेररिज्म के उस पे फील्ड पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। एंटी टेररिज्म के फील्ड पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये पूछ रहा है कि क्या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं वो हमारे चेयरमैन है करंट के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। होता क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है, CVC वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999 एज अ फुली इंडिपेंडेंट बॉडी। तो CVC जो है उसकी स्थापना 1999 में हुई पूर्ण स्वतंत्र निकाय के रूप में। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, द CVC हैज 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है, ये आपके कमिश्नर की बात नहीं कर रही है, ये आपके चेयरमैन की बात कर रहा है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और ये 2 कमिश्नर्स की बात करें तो क्या CVC के 2
विजिलेंस कमिश्नर होते हैं? तो देखते हैं आगे। हमारे ऑप्शन है सिर्फ एक सही, एक और दो सही, एक और तीन सही और सभी कथन सत्य। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो राइट है। पहला स्टेटमेंट हमने क्या देखा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो आप ये देख सकते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो करंट चेयरमैन है किसके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1999 और इस 1999 ईयर में ये फुली इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह उभरती है। सीवीसी हैज 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। तो सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें 2 कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अबाउट में देख लेते हैं हम। ये जो आपके स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट्स इसमें कवर हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे इसमें, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो अध्यक्ष होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ठीक है, इसके अलावा 1999 में इसकी स्थापना की गई। सीवीसी का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में भ्रष्टाचार की जांच करना है। तो किसका भ्रष्टाचार की जांच करता है ये? ठीक है, एंटी करप्शन पॉलिसी अपनाता है और करप्शन को इन्वेस्टिगेट करता है। करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार, तो किस पे, तो सरकार की, तो केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की में भ्रष्टाचार की जांच करना और सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी नीति, एंटी करप्शन पॉलिसी के बारे में सलाह देना है। तो सीवीसी की शक्तियां क्या है? केंद्रीय सरकार के अधिकारों की भ्रष्टाचारी जांच, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश, सरकारी नीति निर्माण में सहायता, और लास्ट स्टेटमेंट है हमारा विभिन्न विभागों का निरीक्षण। तो ये जो है इसके कार्यों में शामिल है। ये जो कार्य है आप एक बार जरूर रीड करें, लेकिन ये आपको मेंस में भी आपके काम आएंगे। ये जो बिल्कुल सिनॉप्सिस टाइप के आपके ये नोट्स तैयार हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिससे आपको सीवीसी के बारे में आप अभी तक कोई जानकारी नहीं था कि वो क्या काम करती है, आपने कभी नाम नहीं सुना था, तो आप इनके कार्यों को और इस कुछ फैक्ट्स को आप लिखकर ये तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हमारे 14वें प्रश्न की तरफ। हु इज द डायरेक्टर ऑफ ईडी? ईडी के बारे में आप सबको पता ही होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी। ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन आर राजीव सी, राहुल नवीन, राजीव कुमार, विजय कुमार। तो ईडी के हैं राहुल नवीन। नए नए आए हैं, याद कर लो, राहुल नवीन ईडी में नए नए आए हैं। कौन? राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन को 13 अगस्त 2024 को ईडी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। वे आईआरएस इनकम टैक्स सर्विस के सीनियर ऑफिसर हैं और ईडी में स्पेशल डायरेक्टर के पद में प्रोन्नत हुए हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का है। तो कितने साल का उनका टेन्योर है? 2 साल का है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई है, लेकिन वर्तमान में यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। तो आपका ये कौन से डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अधीन वो क्या करता है कार्य। ईडी के प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और तस्करी की जांच करना होता है। विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार की जांच, विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार की जांच मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के इलीगल काम की इन्वेस्टिगेशन करना, काले धन को ट्रैक करना, ट्रैकिंग ब्लैक मनी, और अवैध संपत्ति को जब्त करना है। तो सीजिंग इलीगल एसेट, तो जो भी अवैध संपत्ति होगी उसको सीज करना या उसको जब्त करने का कार्य भी किसका है? ईडी का। आपको पता ही होगा ईडी के कार्य, आए दिन न्यूज में आप देखते रहते हैं इनके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ ऑफ इंडियाज रॉ? रॉ क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के वर्तमान कि वो चीफ, यस, तो चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा, पराग जैन, राजीव कुमार या फिर अजय कुमार। याद रखिएगा, आपको ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, सेम ऑप्शंस आपको बहुत सारी जगहों में मिल सकते हैं। तो पराग जैन जो है वो इसके करंट क्या है? चीफ है किसके? रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। तो रॉ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो पराग जैन को 2025 1 जुलाई को रॉ के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। ये इस कैडर के अधिकारी हैं, मतलब इस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पंजाब कैडर से संबंधित है। ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने रॉ में 20 से अधिक वर्षों तक
सेवा की है और पाकिस्तान डेस्क पर विशेष काम किया है। वर्तमान में वो एविएशन रिसर्च सेंटर ARC के प्रमुख थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपकमिंग वीडियोस में हम ऑपरेशन सिंदूर को भी कवर करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में पहलगाम के टेरर अटैक के बाद भारत की सीमा पर सैन्य कार्रवाई की थी इन्होंने। ठीक है, तो रॉ के स्टैब्लिशमेंट के बारे में देखते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ है ये? 1968 में ये स्टैब्लिश हुआ है। फॉर्मरली पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ये किसके आते हैं? तो ये सीधे प्राइम मिनिस्टर के अधीन आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा WHO के डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा है। तो WHO आपको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ के फील्ड में सबसे बड़ा यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन हम कहें तो वो ये है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके डायरेक्टर जनरल को पूछा है। तो ऑप्शंस आर थॉमस फ्रीडेन, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, मार्गरेट चैन, ग्रो हार्लेम ब्रुटेनलैंड। अब ये नाम ऐसे खतरनाक से हैं क्योंकि हमारे इंडिया के ये पर्सन्स नहीं है। तो अब देखिएगा, इसको याद करने का तरीका पहले बता देती हूँ। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। तो WHO किसके? हेल्थ के पर्पस पर काम करती है, हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। तो हेल्थ, जब आपकी तबीयत आपकी जब बिगड़ जाती है तो आपको क्या होती है? घबराहट होती है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, घबराहट। ठीक है, तो यहाँ से हम याद करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कब इन्होंने पद संभाला है? ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इनको पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स में अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकता है। पहले इनका कार्यकाल 2017 से था, 2017 से पद संभाले थे, फिर 2022 को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको पुनः नियुक्त किया गया है। वे WHO के पहले DG हैं जिनका चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मल्टीपल कैंडिडेट्स के बीच से हुआ है। कहाँ के हैं ये? तो ये इथोपिया आप सुने होंगे, इथोपिया से हैं, और इससे पहले इथोपिया के विदेश मंत्री रहे हैं। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि इनका पुनः नियुक्ति किया गया है, इनको पुनः नियुक्त किया गया है। और कौन है आपके DG WHO के? तो घबराना नहीं है, तो घेब्रेयेसस। WHO हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो नियुक्तियां हमने नेशनल इंटरनेशनल की भी बात की थी। तो इंटरनेशनल में इसके पहले WHO को हमने देखा। यहाँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स, तो कनाडा किस तरीके से हम लिखते हैं? CA, तो कार्ने। CA आपको और कहाँ मिल रहा है? ये तो कार्ने। जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्ने, पियर पॉइलेव्र या क्रिस्टिया फ्रीलैंड। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। अगेन ये भी हमारे भारत से नहीं है, तो इनके नाम भी आपको थोड़े खतरनाक लग सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्क कार्ने। ठीक है, कार्ने कैसे याद रखोगे? कनाडा CA, कार्ने CA, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियाज 16th फिनेंस कमीशन। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? 16वें वित्तीय आयोग। फाइनेंस कमीशन को हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय आयोग। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शंस आर अरविंद पनगड़िया, अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू या श्री निरंजन राजाध्यक्ष। तो देखते हैं 16वां के इनके हैं अरविंद पनगड़िया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये कहा था कि जो ये क्रम वाला है ना, ये क्वेश्चंस आपको 2 तरीके से पूछ सकता है। वो एक तो आपको वो क्रम पूछ सकता है, आपको वो नाम मेंशन करके दे सकता है कि अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो आपके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किस क्रम के रहे हैं या किस क्रम के हैं। तो आपको ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसका क्रम। हम क्या करते हैं, आप चाहे कोई भी बुक्स पढ़ ले, कोई भी पब्लिकेशन या किसी भी करंट अफेयर्स की, आप फोकस करते हैं उनके नाम पर, बट क्वेश्चंस उसके क्रम से भी पूछा जाता है। फिर हम वहाँ बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे हम?
इसके लिए भी एक ट्रिक देख लेते हैं हम। तो 16 16 16 आना, सबको पता होगा 16 आना क्या होता है, ठीक है। एक मॉनेटरी वैल्यू है 16 आना, जो अभी नहीं चलती, पहले चलती थी। 1 रुपए को हम 16 आना पहले कहते थे। तो 16 आना, आना मतलब ये किससे लिंक्ड हो गया, अल्टीमेटली आपके पैसे से लिंक हो गया है, ठीक है, मनी से लिंक हो गया है। और जो चीज आपके मनी से लिंक हो गई है उसको आप फिनेंस से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका फिनेंस कमीशन का जो क्रम है वो आप बिल्कुल इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन सा क्रम है आपका। तो 16वां क्रम जो है वो आपका फिनेंस कमीशन का है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। जो रेस्ट है ये उसके सदस्यों में आएंगे, देख लेते हैं हम आगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है, किस अनुच्छेद में है, तो 280 में। कार्यकाल इसका देखते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031, मतलब कितने, 5 साल का टेन्योर कितना है इनका, 5 साल का। कौन करता है इनकी नियुक्ति, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये जो होते हैं फिनेंस कमीशन कि वो ये पुनर्नियुक्त इनको किया जा सकता है, एलिजिबल है ये पुनर्नियुक्ति के। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको ये पूछ दिया जाता है स्टेटमेंट्स में कि कौन पुनर्नियुक्त होंगे कौन नहीं होंगे। तो ये भी अगेन एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ ज्ञानेश कुमार, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ये भी लेकर आई हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको क्रम पूछूंगी। तो व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ ज्ञानेश कुमार हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार। ये किस क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ऑप्शन आर 23, 24, 25 या 26। तो आपको ध्यान रखना है ये 26वें नंबर के हमारे क्या है, CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उपराष्ट्रपति के बारे में, ये भी इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि इस बार रेजिग्नेशन इन्होंने अपना दिया है, इस्तीफा दिया है। किसने दिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि किसने अपना इस्तीफा दिया है, ठीक है। नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया है और वो किस क्रम के थे, ठीक है। तो ऑप्शंस आर मिस्टर ज्ञानेश शर्मा, श्री बी सुदर्शन रेड्डी, श्री राजीव खन्ना और श्री CP राधा कृष्णन। तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शंस भी वो ऐसे पूछ सकते हैं जो बाकी के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें से। जैसे अभी ज्ञानेश शर्मा आपने देखा, ये क्या है, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आप पढ़कर गए हैं, आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये मैंने पढ़ा है, और आप फिर बिल्कुल इधर आपका ध्यान जा सकता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस में हो सकता है आपके साथ में। दूसरा ऑप्शन है आपका श्री बी सुदर्शन रेड्डी, और लास्ट थर्ड ऑप्शन है श्री राजीव खन्ना, और लास्ट है श्री CP राधा कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है CP राधा कृष्णन, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में जो मुझे आंसर करेंगे कि CP राधा कृष्णन जो है वो किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये भी दो तरीके से होता है, एक तो होगा उनके पोजीशन का टर्म होगा और एक पर्सन का टर्म होगा। कंफ्यूज नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको बिल्कुल आंसर दूंगी या डील करूंगी, बट फिलहाल आपको कमेंट में देना है। एक आपको पोजीशन के रूप में दिखेगा टेन्योर और एक पर्सन के रूप में। ये मैंने क्या बोला, तो कुछ जो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं, वो एक से ज्यादा बार बने हैं। तो पोजीशन के तौर पर हम देखेंगे तो अलग क्रम हमारा आएगा, और पर्सन किसी भी इनके उपराष्ट्रपति के क्रम के हिसाब से देखेंगे हम तो अलग आएगा। तो ये दो में से आपको दोनों आंसर करना है, और आपको बताना है कि पूर्व हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन, उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है और किन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन का जो होमवर्क है वो समझ में आया होगा, जिसका आपको आंसर कमेंट में देना है। तो
दैट्स फॉर टुडे। तो ये हमारा आज पहला अपॉइंटमेंट्स जिसको हमने मेजरली नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें भी हमने फोकस नेशनल पर किया। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स है नेशनल इंटरनेशनल का, वो यहाँ हमारा खत्म होता है। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी छत्तीसगढ़ की नियुक्तियाँ, छत्तीसगढ़ के मेजर या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेके। होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ आपको ये पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट में बिल्कुल आंसर करिएगा। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विथ दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। Okay, thank you.